ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जो हमेशा के लिए बदल गया जब एलियंस ने हमला किया। पूरी दुनिया जंग का मैदान बन गई। अब यहाँ सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, ताकत। अगर तुम कमजोर हो तो तुम बेकार हो, बोझ हो और बस मजाक बनकर रह जाओगे। जैसे बाकी सबको, वैसे ही हमारे एमसी को भी अपनी प्रोफेशन अवेकन करनी होती है। लेकिन जब उसकी अवेकनिंग होती है तो सिर्फ एक कमजोर वन स्टार प्रोफेशन निकलती है। और फिर क्या? लोग हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे नाकाम और शर्म की वजह कहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, असली ताकत अभी जागनी बाकी है। उसकी पावर ऐसी है जिसे देखकर सिस्टम तक डर जाता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाए, डार्क फॉरबिडन स्पेल्स। लोग इन्हें अभिशाप मानते हैं, मगर हमारा हीरो इन्हें अवसर समझता है। और तभी वो ठान लेता है कि अब से वो ही दूसरों पर राज करेगा। सीन बदलता है। सुपर पावर एकेडमी। 18 साल का निंग फांग अपने मोबाइल गेम में जबरदस्त बैटल में डूबा हुआ है। तभी उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है। और ये काम किसने किया? एकेडमी की अनटचेबल गॉडेस वोंग यूई ने। सुंदर, अमीर, टैलेंटेड और इस वक्त बेहद गुस्से में। और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अवेकनिंग एग्जाम शुरू होने वाला है और हमारा लड़का है कि गेम में फंसा हुआ है, जैसे उसकी लाइफ गेमिंग पर ही टिकी हो। असल में निंगफांग को फर्क ही नहीं पड़ता। उसे पहले से पता है कि उसकी प्रोफेशन कोई बेकार, लो टियर वाली निकलेगी। जबकि यूई ने 16 साल की उम्र में ही 5 स्टार एडवेंचरर की पावर जागृत कर ली थी। वो सोचता है कि बस यूई के साथ चिपका रहेगा और आराम से लाइफ कट जाएगी। मगर यूई कोई बेवकूफ नहीं है। वो उसकी सोच तुरंत पकड़ लेती है और उसे गला दबाकर समझाने लगती है। सामने खड़े सब लोग हैरान हैं। आखिर एक तरफ है जीनियस क्वीन और दूसरी तरफ स्कूल का सबसे बड़ा लूजर। लेकिन उनका ये अजीब रिश्ता पुराना है, बचपन की दोस्ती है। अब जरा इस वर्ल्ड ब्लू स्टार के बारे में जान लो। यहाँ गेम और रियलिटी दोनों एक हो गए हैं। और जैसे ही कोई 16 साल का होता है, उसे एक मौका मिलता है अपनी पावर जगाने का। अगर सफल हुए तो एडवेंचरर, और अगर फेल हुए तो जिंदगी पूरी बर्बाद। हमारा एमसी इसे बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि ये उसका तीसरा एग्जाम है। बाकी सब बच्चे अपने अपने ड्रीम प्रोफेशन की बातें कर रहे हैं और ये बस खड़ा है, जल्दी से ये झंझट निपट जाए। आखिरकार उसकी बारी आती है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। इंस्ट्रक्टर चीवी उसे हौसला बढ़ाकर आगे बुलाती है। वो हाथ रखता है अवेकनिंग क्रिस्टल पर। कुछ सेकंड्स बाद नीली रोशनी फैलती है, मतलब उसने मैजिक प्रोफेशन हासिल किया। लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक 1 स्टार एडवेंचरर और ऊपर से कोई बेकार स्किल। टीचर ची को उस पर तरस आता है, मगर बाकी स्टूडेंट्स ठहाके लगाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये सब होने के बावजूद हमारा लड़का उदास नहीं है, बल्कि उलझन में है। क्योंकि जैसे ही उसने अवेकन किया, उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया और उसे 2 खास एबिलिटीज दे दी। पहली, जिससे वो डार्क पावर बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी, जिससे वो हफ्ते में एक बार कोई फॉरबिडन स्पेल कास्ट कर सकता है। और उसकी बेकार सी स्किल भी अब अपग्रेड होकर कुछ ऐसा बन गई है जो सुनने में ही डरावनी लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि सिस्टम उसे किसी हॉरर गेम के फाइनल बॉस की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। बस उसकी ये दुआ है कि ये सब उसे प्रैक्टिकल टेस्ट में न मरवा दे। टेस्ट सीधा सा है। कैंडिडेट्स को एरिना में भेजा जाता है, जहां वो मॉन्स्टर्स से लड़कर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल सीखते हैं। एक दूसरे पर हमला करना मना है और हर चीज को ड्रोन से मॉनिटर किया जाता है। बाकी सब तो मैदान में दौड़कर अपने अपने हुनर दिखाने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो झाड़ियों में छुपा रहता है। अब देखो, वो कोशिश तो कर सकता था, लेकिन उसके पास सिर्फ वो रहस्यमयी फॉरबिडन मैजिक ही है। और अगर किसी को इसका पता चल गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर मॉनिटरिंग रूम में कैप्टन जो उसे देखता है और पूछता है कि ये लड़का यहां कर ही क्या रहा है। चिवी उसे बचाने की कोशिश करती है, कहती है कि ये देर से अवेकन हुआ, सेहत भी कमजोर है और किस्मत ने भी धोखा दिया। लेकिन जो मानता ही नहीं। उसके लिए तो 1 स्टार एडवेंचरर बेकार है और वो चाहता है कि एमसी को टेस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एमसी का ड्रोन ऑनफ्लाइन हो जाता है और उसी वक्त सिस्टम एरिना में एक जबरदस्त पावर सर्ज डिटेक्ट करता है। चू तुरंत सोचता है कि शायद कोई हाई लेवल मॉन्स्टर आ गया है और जांच के आदेश देता है। इधर जंगल में हालात बिगड़ चुके हैं। एक लड़का गोब्लिन्स की भीड़ में घिर जाता है और उनका चीफ सबको कत्ल करने का हुक्म देता है। वो बाकी बचे ड्रोन भी तोड़ देता है। अब एमसी को एहसास होता है कि ड्रोन बंद होने की वजह से उसके पास मौका है कि वो पहली बार अपना फॉरबिडन स्पेल आजमा सके।
और नतीजे, भाई बिल्कुल सिनेमैटिक। जैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट करता है, मॉनिटरिंग रूम की सारी स्क्रीन काली हो जाती है, अलार्म बजने लगते हैं और सब अधिकारी घबरा जाते हैं। जो को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई डार्क एंटिटी प्रकट हो गई है और वो फौरन रीइंफोर्समेंट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन का आदेश देता है। लेकिन मैदान में हमारा हीरो बस अपनी जादुई तबाही देख रहा होता है। डार्क एनर्जी उमड़ती है और एक खौफनाक ताकत का रूप ले लेती है जो सामने आने वाली हर चीज को कुचल देती है। गोबलिन्स चकनाचूर हो जाते हैं और उनका चीफ एमसी को ऐसे घूरता है मानो उसने कयामत अपनी आंखों से देख ली हो, और फिर उसका भी वही हश्र होता है। इसके बाद सिस्टम उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। जब वो अपना स्टेटस विंडो खोलकर देखता है तो दंग रह जाता है। उसका लेवल सीधे 10 पर पहुंच चुका है, जबकि अब तक किसी भी कॉम्बैट टेस्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे लगता है ज्यादातर एक्सपी उस एलीट मॉन्स्टर से मिली है, लेकिन दिमाग में सवाल घूम रहा है, आखिर वो एलीट मॉन्स्टर सीक्रेट रियलम में आया ही क्यों था। इससे पहले कि वो और सोच पाता, उसकी नजर लूट पर पड़ती है। और भाई, इस बार किस्मत मेहरबान है। एक पायनियर एम्ब्लेम जो उसकी एजिलिटी परमानेंटली बढ़ाता है और एक हुक क्लो दोनों चमक रहे हैं, और वो भी ऑरेंज ग्रेड में, यानी बेहद रेयर और महंगे। क्लॉ बेचने से वो अमीर बन सकता था और हमारा लड़का पहले से ही सपनों में नोटों में लोटपोट हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने आने वाले मालामाल भविष्य में खोने वाला था, अचानक एक अनाउंसमेंट होता है और सभी कैंडिडेट्स को वापस बुला लिया जाता है। तभी एक खतरनाक काली ताकत उसे घेर लेती है और चारों तरफ ट्रैप्स प्रकट हो जाते हैं। हमारा हीरो बिना वक्त गंवाए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल एक्टिवेट कर देता है ताकि कोई उसे सवाल जवाब ना कर पाए कि आखिर हुआ क्या था। जब सब वापस मिलते हैं तो कप्तान जो तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग शहर लौट जाएं। और सही भी है, चाहे वो सब मिलकर भी लड़ते, तब भी उस अजीब सी शक्ति का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी कुछ और अजीब होता है। वो डार्क एनर्जी अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे मॉन्स्टर्स गुप्त एरिना से बाहर भी नहीं निकल सकते। छिवाई समझ जाती है कि यह मामला उनकी क्षमता से बहुत ऊपर है और तुरंत रिपोर्ट करने का फैसला करती है। हमारा लड़का उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो जल्दी से उसे जाने को कह देती है। रास्ते में आखिरकार हमारे एमसी को वांग यू से कुछ जवाब मिलते हैं। असल में अकादमी इसी रहस्यमयी डार्क पावर की वजह से बंद कर दी गई थी। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अजीब ताकत उस एलिट मॉन्स्टर से आई थी या फिर कोई और बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन यूं उसे देखकर समझती है कि वो सदमे में है और उसे दिलासा देती है कि चूंकि उसकी डिफेंसिव स्पेल्स सोलो फाइटिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कल से वो उसके ग्रुप में ट्रेनिंग करेगा। हमारा लड़का उसकी चिंता की सराहना करता है, लेकिन मना कर देता है। वजह ये नहीं कि वो साथ नहीं चाहता, बल्कि असली दिक्कत ये है कि वो अपना डार्क फॉरबिडन मैजिक किसी को दिखा ही नहीं सकता। वही उसकी एकमात्र चाल है। लेकिन यूए का अंदाज ही अलग है। वो सीधा उसे टाइम और लोकेशन बता देती है और चली जाती है, जैसे बात वहीं खत्म हो गई हो। वो आवाज लगाता है, पर तब तक वो जा चुकी होती है। अब बेचारा फंस गया है कि कल ट्रेनिंग से बचने का बहाना कैसे बनाए। जानते हुए कि यूए से बचना किसी एलिट मॉन्स्टर से लड़ने से भी मुश्किल है, वो एक प्लान बनाता है। कामयाब होगा या उल्टा फंस जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। एमसी ट्रेडिंग सेंटर पहुंचता है। उसका सिंपल प्लान है, कुछ नया इक्विपमेंट खरीदकर स्किल दिखाए ताकि यूए को लगे कि वो तैयार है। लेकिन उसे डर है कि कहीं सिस्टम इसे फिर से कोई ओवर पावर वर्ल्ड एंडिंग स्पेल में न बदल दे। वो सामान देख ही रहा होता है कि एक औरत उसके पास आती है और हाई लेवल इक्विपमेंट चेक करने का सुझाव देती है, जो लेवलिंग के लिए परफेक्ट है। लेकिन हमारा लड़का लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया है। उसे बस जल्दी काम चलाऊं आइटम चाहिए। ये सुनते ही औरत का मूड बदल जाता है और उसे किनारे करके एक नए गाइड को बुला लेती है। तभी एंट्री होती है यांग शिन की। वो एमसी को इक्विपमेंट सेक्शन में ले जाती है, जहां कुछ सामान तो ऐसा लगता है जैसे उसे ही निगल जाएगा। काफी तलाश के बाद आखिरकार वो एक रिंग पर फैसला करता है। ये काम पूरा होते ही शिन उसे मास्टर वोंग के पास ले जाती है। वो ही असली बंदा है जो सेलिंग का सारा काम देखता है। एमसी पंजा जांच के लिए सौंप देता है और वोंग उसे अच्छे से चेक करने के बाद तुरंत एक संभावित खरीदार को कॉल करता है। ज्यादा देर नहीं लगती और वोंग बता देता है कि डील पक्की हो गई है। ट्रांजैक्शन फीस काटकर भी हमारे हीरो की जेब में करीब 50,000 क्रिस्टल कॉइन्स आने वाले हैं। थोड़ा बहुत पेपरवर्क निपटाने के बाद एमसी सोचता है कि जब तक यहां है कुछ और चीजें भी ले लें। उधर वो औरत जिसने पहले एमसी को घास तक नहीं डाली थी, अपनी सहेलियों के साथ गपशप में लगी है।
वो बड़े जोश से अपना टाइप बताती है। अमीर, ताकतवर और जाहिर है, दिखने में हैंडसम। लेकिन तभी उसकी नज़र एमसी पर पड़ती है, जो आराम से वोंग से बातें कर रहा है। और उसी पल उसे झटका लगता है। जिसे वो नौसिखियां समझ रही थी, उसने तो एक ही डील में उतने पैसे कमा लिए जितना वो महीनों की कमीशन से भी नहीं कमा पाती। उसके चेहरे पर जो पछतावा आता है, वो सच में डिजर्व्ड है। अगली सुबह एमसी अपने नए स्किल्स की प्रैक्टिस करता है। उसने पिछली रात इन्हें टेस्ट किया था और शुक्र है कि सिस्टम ने इन्हें किसी डार्क तबाही में नहीं बदल दिया। यानी अब वो इन्हें बिना किसी अपोकैलिप्स ट्रिगर किए आराम से इस्तेमाल कर सकता है। मूड अच्छा है तो वो यूए को ग्रीट करता है। यूए उसे अपने गिल्ड मेंबर्स से मिलवाती है। एक मैज, एक साउंड वॉरियर, एक रेजिंग बर्जरकर और एक प्रीस्ट। ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं। साफ दिख रहा है कि मैज, शियाओ चेंग और साउंड वॉरियर एमसी को पसंद नहीं करते, खासकर चुंग, जिसकी नजरें बार बार यूए पर टिक रही हैं। यूए अपने दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के करीब है और चुंग उसे दिखावे में एक हाईले पोषण ऑफर करता है। साथ ही डींगे हाँकता है कि ये कितना रेयर और महंगा है। एमसी थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस होता है क्योंकि क्लास एडवांसमेंट पूरी करने में वाकई 30 लेवल्स लगते हैं। यानी यूए सच में खास है। लेकिन यूए बिना सोचे उस गिफ्ट को ठुकरा देती है और चुंग का दिल वहीं टूट जाता है। वो जिद करता है, बार बार पोषण ऑफर करता है, लेकिन यूए को और जरूरी काम है। वो मुड़कर एमसी से बात करने लगती है और चुंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये नौसिखिया यूए का टाइम खा रहा है। गुस्से में चुंग सीधा एमसी को ताना मार देता है। यूए उसे चेतावनी देती है कि अपनी जुबान संभाले, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। हमारे हीरो के दिमाग में भी एक ख्याल आता है, क्या इसे यहीं एक फॉरबिडन स्पेल मार दूं और कहानी खत्म कर दूं? चुंग का ईगो आसमान छू रहा है और प्रीस्ट लड़की, जिसे साफ लग रहा है कि कोई बवाल होने वाला है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन चुंग उसकी भी बेइज्जती कर देता है और फिर से एमसी पर ताना कसता है। इस बार एमसी चुप नहीं रहता। वो चुंग को आड़े हाथों लेते हुए बोलता है कि किसी रैंडम पोषण पर ऐसे अकड़ दिखा रहा है जैसे ये कोई लीजेंडरी आर्टिफैक्ट हो। चुंग का साथी साउंड वॉरियर भी बीच में कूद पड़ता है और एमसी को चैलेंज कर देता है। एमसी बहस में नहीं पड़ता। वो सीधे अपनी जेब से पायनियर एम्बलम निकालता है और बड़ी ही आसानी से यूए को थमा देता है, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। पूरा ग्रुप शॉक में रह जाता है। हमारा हीरो एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये उसे घर पर पड़ा मिला था और उसने हमेशा से यूए को देने का सोचा था। उआ तुरंत उसका इस्तेमाल करती है और उसकी स्टैट्स आसमान छूने लगती हैं। चुंग की अक्ल के पेंच वहीं ढीले हो जाते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं, या शायद मानना ही नहीं चाहता। आखिरकार हर हारे हुए की तरह वो एमसी पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। लेकिन अफसोस, हकीकत उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करती। कोई और चारा न होने पर हीरो अपना घमंड निगलकर घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगता है। अब एमसी संतुष्ट होता है और यूए के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में यूए उससे माफी मांगती है, लेकिन हमारा लड़का बात को हल्का करके टाल देता है और उसे सलाह देता है कि वो अपनी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर ध्यान दे, बजाय इसके कि हर वक्त उसके साथ घूमे। असलियत तो ये है कि वो यूए को सच बता ही नहीं सकता कि उसके साथ रहते हुए वो ठीक से लेवल अप नहीं कर पा रहा। तभी यूए उसे एक स्किल बुक थमा देती है और हीरो उसे खुशी खुशी ले लेता है। बाद में जब वो दोनों उस खतरनाक सीक्रेट रियल्म के ग्रेवयार्ड में होते हैं, तो यूए अपने तीरों से जॉम्बी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। हीरो भी उसके साथ है और ऊपर से उसे चीयर अप करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी लाइफ चॉइसेस पर सवाल उठा रहा होता है। वहां का एक्सपी तो मजाक जैसा है, लेकिन वो यूए को ये नहीं बता सकता कि असल में वो पहले से ही लेवल 10 पर है। इसी बीच यूए का मोबाइल बजता है। उसकी गिल्ड वाले कॉल पर हैं क्योंकि एक बॉस मॉन्स्टर प्रकट होने वाला है। एक प्रीस्ट लड़की यूए से बात करती है और पीछे से चंग भी बकबक करता रहता है। यूए हीरो की तरफ देखती है जैसे कोई भरोसा चाह रही हो, और हीरो सिर हिलाकर उसे जाने की इजाजत देता है। यूए उससे कहती है कि वो सेफ जोन में उसका इंतजार करे और फिर वहां से चली जाती है। अब अकेला रहकर हीरो को असली मौका मिलता है सीधे खतरे में कूदने का। उसने हाल ही में 2 नई स्किल्स सीखी हैं, लेकिन उसकी घटिया स्किल स्लॉट लिमिट की वजह से वो एक बार में सिर्फ 3 ही स्किल इक्विप कर सकता है। और वो शानदार स्किल बुक जो यूए ने दी थी, वो तब तक बेकार है जब तक हीरो लेवल 15 तक न पहुंचे। दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड में एक आदमी रिपोर्ट करता है कि हाई टॉवर में बिग बॉस प्रकट हो चुका है।
जो सीक्रेट रियल्म के भीतर गहराई में छुपा हुआ है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। वो सबको चेतावनी देता है कि सावधान रहें। तभी जोरदार धमाका होता है और नजरों के सामने एक और एडवेंचर टीम दौड़ती दिखती है। और जाहिर है, वो टीम कोई और नहीं बल्कि यूए की ही गिल्ड है। उधर ग्रेवयार्ड के भीतर गहराई में हमारा हीरो पहले ही टॉवर तक पहुंच चुका है, सीधा फॉरबिडन स्पेल्स की मदद से। उसके सामने खड़ा है बिग बॉस, बेहद डरावना। बॉस एक मैजिक अटैक फेंकता है और जबरदस्त विस्फोट होता है, लेकिन हीरो बड़ी आसानी से बच जाता है। जवाब में वो मीटियोर शॉवर एक्टिवेट करता है और आसमान से आग की बरसात बुला लेता है। एक और धमाका होता है और जैसे ही धूल छूटती है, हमारा हीरो मुस्कुराता है। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस बरसाता है, कुछ बेहिसाब किल काउंट के बारे में, पहाड़ जैसी एक्सपी और सबसे बड़ा इनाम। बिग बॉस ढेर हो चुका है। हीरो अब लेवल 30 पर पहुंच गया है, मतलब अब वो अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है। वो लूट समेटता है, कुछ पेंडेंट्स, रत्न और सबसे अहम एम्बलम। जैसे ही वो उसे एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम नया अपडेट देता है। प्रोफेशन चेंज के दौरान वो या तो हिडन नेक्रोमेंसर क्लास अनलॉक कर सकता है या फिर सीक्रेट आर्क मेज प्रोफेशन के लिए प्रीरेक्विजिट टास्क पूरा करने की कोशिश कर सकता है। हीरो जानता है कि हिडन प्रोफेशन कितने दुर्लभ होते हैं और वो ऐसे सड़क से उठाए जाने वाले लूट नहीं होते। यहीं से उसे शक होने लगता है कि शायद ये एम्बलम्स ही असली चाबी हैं। सिर्फ 2 सेकंड गहरी सोच विचार करने के बाद हमारा हीरो फैसला करता है, आर्क मेज ही सही। उधर यूए की गिल्ड अभी भी लड़ाई में व्यस्त है। तभी अचानक एक जादुई हलचल से सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। यूं तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है। चंग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन यूं उसे याद दिलाता है कि साथियों की जान सबसे ज्यादा मायने रखती है। मजबूरी में चंग भी पीछे हट जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। यूई हमारे हीरो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक मैसेज मिलता है, उसने जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा। कब्रिस्तान का काम निपटाने के बाद हमारा एमसी प्रोफेशन बदलने वाले हॉल पहुंचता है। वो इधर उधर देखता है कि कौन उसकी मदद कर सकता है। तभी एक महिला आती है, उसका नाम रजिस्टर करती है और उसे मैच प्रोफेशन चेंज वाले रूम तक गाइड करती है। जाते जाते वो कैप्टन जो से मिलती है, जो उसे कब्रिस्तान की घटना के बारे में अपडेट देता है। पता चलता है कि वहां कुछ या कोई बहुत बड़ा विनाश कर गया था और उसका अनुमानित खतरा स्तर डेमन किंग क्लास या उससे भी ऊपर है। इसीलिए कैप्टन जो लोन शैडो की मदद मांगने आया है। एमसी का पहला टास्क आर्क मेज बनने के बाद है रेडियंट टेम्पल से दिव्य चिन्ह, डिवाइन एम्बलम लाना। अगर इसकी तुलना नेक्रोमेंसर के मिशन से करें, जिसमें उसे किसी कब्र से क्राउन चुराना था, तो ये तो बस एक वार्म अप जैसा है। उसे ये काम 3 दिनों के अंदर पूरा करना है। चूंकि ये बस एक प्री रिक्विजिट है, हमारा हीरो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है और बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलते समय एक औरत उसे अलविदा कहती है। अजीब बात यह है कि वो वही महिला नहीं थी जिसने उसे पहले रिसीव किया था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उधर कब्रिस्तान में वही औरत सुलोन कैप्टन जो के साथ मौजूद है, लेकिन वो कोई साधारण जांच अधिकारी नहीं बल्कि लोन शैडो की कप्तान है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर्स डार्क पावर का इस्तेमाल करते हैं और रहस्यमयी टॉप सीक्रेट मिशन पूरे करते हैं। वो ताज़ा तबाही का मुआयना कर रही है और वहां काली ऊर्जा का आभास करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। नतीजा, जिसने भी ये किया है वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका है। कैप्टन जो को शक है कि यह घटना हाल के दूसरे इलाकों में हो रही अजीब हलचलों से जुड़ी है। लीन इससे पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन वो सुझाव देता है कि और मदद बुलाई जाए और ऊपरी अधिकारियों से राय ली जाए। तभी एक और आदमी थ्योरी पेश करता है कि शायद ये किसी मॉन्स्टर का काम हो। सुलोन तुरंत समझ जाती है कि वो इशारे इशारे में कह रहा है कि लोन शैडो वाले भी मॉन्स्टर्स से कम नहीं। वो आदमी अपनी गलती समझकर तुरंत माफी मांगता है, लेकिन असली खतरे की बात सुलोन साफ करती है। ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है, ये तो डेमन किंग से भी ऊपर की चीज है, जो इंसानों की समझ से परे है। वो कहती है कि असली खतरा अंधेरे में छुपा हुआ है और उन्हें उसे ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो फिर से भयानक अंदाज में सामने आए। इसी बीच हमारा हीरो अपने अपार्टमेंट में बैठा अपनी नई अनलॉक की गई स्किल्स की समीक्षा कर रहा है। अब जब वह लेवल 30 पर पहुंच गया है, तो उसे 4 अतिरिक्त स्किल स्लॉट मिलते हैं। इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि वो उन किताबों का इस्तेमाल करे जो यूए ने उसे दी थीं और जिन्हें वह अब तक धूल खाने दे रहा था। पहली स्किल अपने आप फॉरबिडन स्पेल के साथ फ्यूज हो जाती है और एक शील्ड स्पेल में बदल जाती है। ये एक पैसिव एबिलिटी है जो तब एक्टिव होती है जब वह डैमेज खाता है और एक लिमिट तक हमलों को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद वह दूसरी स्किल चेक करता है।
ये भी फॉरबिडन स्पेल के साथ जुड़ जाती है और उसकी अर्थ बेस्ड स्पेल्स की पावर को कुछ प्रतिशत तक बढ़ा देती है। यह अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अभी भी काफी नहीं है। तो वह तय करता है कि और स्किल बुक्स खरीदने के लिए ट्रेडिंग सेंटर जाएगा। अगले दिन जैसे ही वह ट्रेडिंग सेंटर पहुंचता है, उसे तुरंत वही औरत घेर लेती है जिसने पहले उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन इस बार उसके अंदर अचानक से बहुत ज्यादा उत्साह है मदद करने का। हमारा लड़का सीधे पूछता है, यांग शिन कहाँ है? तो वह औरत बड़ी सहजता से कह देती है कि शिन किसी और क्लाइंट को असिस्ट कर रही है। इसके बजाय वह खुद उसे गाइड करने का ऑफर करती है। हीरो मना कर देता है और कहता है कि वो खुद ही देख लेगा। ये सुनते ही उस औरत का मूड तुरंत बिगड़ जाता है। वह फिर कोशिश करती है, लेकिन तभी शिन आ जाती है। असल में शिन किसी क्लाइंट के साथ नहीं थी, बल्कि खाना खा रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि हीरो आया है, वह तुरंत दौड़ी चली आई। ये देखकर हीरो को हल्का सा गिल्टी फील होता है और वह उसे बाद में खाने पर चलने का ऑफर करता है। वहीं दूसरी तरफ वो चिपकू औरत यह सब देख देखकर अंदर ही अंदर फटने वाली होती है। फिर हमारा हीरो 2 स्किल बुक्स वोंग को बेच देता है और मैच स्किल बुक्स मांगता है। वोंग अब और भी ज्यादा शक करने लगता है, क्योंकि जो आइटम्स हीरो अब तक लेकर आया है वो बिल्कुल आम नहीं है। और अब वह तय करता है कि हीरो की बैकग्राउंड की जांच पड़ताल करेगा। शाम को हीरो और शिन साथ में डिनर करते हैं। जब खाना खत्म होता है, हीरो बिल चुकाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन पता चलता है कि शिन पहले ही पैसे दे चुकी है। वह पूछता है क्यों, लेकिन शिन बस मुस्कुराती है और राज छिपा लेती है। हीरो उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन शिन मना कर देती है, क्योंकि उसे कहीं और जाना है। असल में उसका गंतव्य अस्पताल है, जहां उसके पिता भर्ती हैं। हीरो की वजह से जो कमीशन उसे मिला, उसी से वह 1 महीने का इलाज करवा सकती है, लेकिन जिंदगी की और ही प्लानिंग है। अस्पताल जाते वक्त अचानक से मुसीबत आ जाती है। सेफ जोन के अंदर ही राक्षस प्रकट हो जाते हैं। शीन टैक्सी से उतरती है और हैरानी से उन्हें देखती है। वह एक 1 स्टार मैच है और अपनी पूरी कोशिश करती है उनसे लड़ने की, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी कोशिश काफी नहीं होती। वह जैसे तैसे टिकने की कोशिश करती है, तभी एक राक्षस उस पर झपटता है और उसे अपना शिकार बनाने ही वाला होता है। तभी एक तलवार हवा चीरती हुई आती है और उस राक्षस को पल भर में काट देती है। यह और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जो है। वह बस एक नजर हालात पर डालता है और तुरंत समझ जाता है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सीक्रेट रियल्म अब हकीकत से मर्ज हो रहा है और यह राक्षस 1 स्टार लीग के बस के नहीं है। उसके दिमाग में अचानक पहले हुई बातचीत याद आती है। शहर में छुपा हुआ वो खतरनाक दैत्य जो तबाही मचा रहा था। लेकिन सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि तभी उस पर एक हमला होता है। वो किसी तरह बच निकलता है और देखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है, जिसके अंदर इतनी अकड़ भरी हुई है कि उसे देख कोई भी उसे खुद को खलनायक कहने वाला समझे। जू सोचता है कि शायद ये कोई म्यूटेंट है, लेकिन वो आदमी इस पर बुरा मान जाता है। वह जोर देकर कहता है कि वह तो अंधकार का चुना हुआ है। जो को समझ नहीं आता कि ये बंदा किस फैंटेसी नॉवल से बाहर निकला है, लेकिन बहस का टाइम नहीं है। वो हमला करता है, मगर सामने वाला इतनी ताकत से पलटवार करता है कि जो हवा में उछलकर गिरता है। वो खुद को डार्क लॉर्ड बताने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि अब ये शहर उसका है। इसके बाद फिर से हमला करता है। चू किसी तरह संभलने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा धक्का खाकर गिर जाता है। जब तक वो उठने की कोशिश करता है, सामने वाला अपनी महानता के किस्से सुनाने में लगा होता है। लेकिन तभी उसकी छाती पर लटकते हुए लटकन पेंडेंट से एक डरावनी आवाज गूंजती है। वो आवाज उसे तुरंत उसकी औकात याद दिलाती है कि ये ताकत उसकी खुद की नहीं है, बल्कि उसे दी गई है। और अगर उसे खुद को साबित करना है, तो पूरे शहर के हर इंसान की बलि देनी होगी। आदमी बिना सोचे समझे आदेश मानने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हमारा हीरो एक पब्लिक रेस्ट रूम से आराम से बाहर निकलता है और सामने पूरा शहर तबाही में डूबा दिखता है। लाशें, बर्बादी, दानव, सब और अफरा तफरी। तभी एक राक्षस उसे देख लेता है और सोचा कि अच्छा शिकार मिल गया, लेकिन वह हवा में झपटने ही वाला होता है कि हमारे हीरो का धरती जादू उसे भेद डालता है। थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात कैप्टन जो से होती है, जिसे डार्क पावर वाला आदमी पीट पीट कर अधमरा कर देता है और उसके हाथ में पकड़ रखा है। वह तुरंत हमारे हीरो पर झपटता है और अपने विशाल पंजे से वार करता है, मगर हीरो उसे आराम से रोक लेता है। तभी उस पेंडेंट की डरावनी आवाज उसे नोटिस करती है। उसे एहसास होता है कि हमारे लड़के की शक्ति सचमुच खतरनाक है, उसके नकली चुने हुए की तरह नहीं। हीरो कुछ पल सोचता है कि क्या उसे निषिद्ध जादू, फॉरबिडन स्पेल, का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर फैसला लेता है और उस पंजे को चकनाचूर कर देता है। अब वो आदमी घबरा जाता है और अपने मालिक से मदद की गुहार लगाता है, मगर अंधकार की वो सत्ता मान लेती है कि अब इसकी कोई कीमत नहीं है।
वो सारे राक्षसों को वापस बुला लेती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अब उसके पास बचने का कोई सहारा नहीं है। असल में ये म्यूटेंट लोग खास होते हैं। अवेकनिंग के वक्त अगर किस्मत चमक जाए तो उन्हें अंधकार से जुड़ा कोई छिपा हिडन प्रोफेशन मिल जाता है। इससे वे आम लोगों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, मगर अंधकार की सुरक्षा के बिना वे बेमौत मर जाते हैं। हमारा हीरो इस तरह एक ऐसे अभागे को खत्म करने के बाद ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। उसकी लाश से सामान उठाता है और घर निकल जाता है। उधर एक लड़की जाकर सुलान को रिपोर्ट देती है कि राक्षस वापस लौट गए हैं और गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रियल्म का द्वार अचानक गायब हो गया है। लान गहरी सोच में पड़ जाती है। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अजीब घटनाएं घट रही हैं, जो अचानक सामने आ जाती हैं और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती हैं। लड़की बताती है कि ज्यादातर इलाके अब काबू में हैं, लेकिन दक्षिणी हिस्से को काफी गंभीर चोट पहुंची है और उनकी टीम की स्थिति रहस्यमयी ढंग से गायब है। लोन तय करती है कि वह खुद जाकर हालात देखेगी और दक्षिण की ओर निकल पड़ती है, जो कैप्टन जो का इलाका है। दक्षिण में तथाकथित चुना हुआ योद्धा अब एक मूर्ति बन चुका है। उसका पेट ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे निशाना साध कर छलनी कर दिया हो। तभी एक आदमी ड्वान वहां पहुंचता है और देखता है कि कीमती सामान पहले ही लूटा जा चुका है। तभी लान प्रकट होती है और ड्वान अपना परिचय देता है कि वह एक ऐसी संगठन का सदस्य है जो पूरी तरह छुपकर लड़ने वालों से बनी है। लान उनकी प्रतिष्ठा से भली भांति वाकिफ है। ड्वान बिना समय गंवाए बताता है कि सामने पड़ी लाश दरअसल उनके ही एक आदमी की थी, जिसने विश्वासघात किया था। वही था जिसने गुप्त लोक सीक्रेट रियल्म को हकीकत में घुसने में मदद की थी, जिससे एक राक्षसी घात लगाकर उनके पूरे शिविर का सफाया हो गया। खैर, कुछ भाग्यशाली किसी तरह जिंदा बच निकले, मगर उसे किसने मारा यह अब भी रहस्य बना हुआ है। लान को भीतर से लग रहा था कि कुछ गलत है। कैप्टन जो के पास तीसरे रूपांतरण जितनी शक्ति थी, फिर भी उसकी पूरी फौज एक दुखद युद्ध कथा बन चुकी थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, कोई इतना ताकतवर है कि न केवल दुश्मन को खत्म कर सके बल्कि गुप्त लोक के आक्रमण को भी रोक सके। इससे पहले कि लान इस पर और सोचे, ड्वान वहां से चला जाता है क्योंकि उसे कोई अहम चीज ढूंढनी है। उधर नायक एमसी अपने अपार्टमेंट में बेहतरीन मूड में है। वह अपनी नई मिली लूट को देखता है। एक उच्च गुणवत्ता का परिधान, नारंगी ग्रेड की कवच और एक रहस्यमय लॉकेट जिसके गुण अब तक अज्ञात हैं। वह बस यही आशा करता है कि यह किसी प्राचीन देवता से जुड़ा न हो, या इससे भी बुरा कोई और झंझट न निकले। लेकिन उसे पता नहीं, उस लॉकेट के अंदर से एक खौफनाक परछाई उसे देख रही है। वही भयानक अस्तित्व जो पहले दिखा था, अब एक क्रिस्टल बॉल में नजर आता है। ये किसी तरह उस लॉकेट से जुड़ा हुआ है और उसे नायक पर नजर रखने देता है। मगर जैसे ही नायक मजाका में प्राचीन देवता का जिक्र करता है, वह अस्तित्व बुरी तरह घबरा जाता है। तुरंत घबराहट में वह आदेश देता है कि सारी संचार व्यवस्था काट दो और अपनी जगह छुपा लो, क्योंकि अगर मामला सचमुच प्राचीन देवताओं से जुड़ा है तो उनकी जान पर बन सकती है। इधर अस्पताल में कैप्टन जो पूरे शरीर पर पट्टियों में लिपटा हुआ है, टूटी टांग के साथ एक मम्मी जैसा दिख रहा है। वह याद करता है कि वहां क्या हुआ था और कैसे उनकी तयशुदा मौत को एक युवा योद्धा ने टाल दिया। वह अचानक वहां आ गया और दुश्मनों को ऐसे डरा दिया जैसे अंधेरे में रहने वाले तिलचट्टे अचानक उजाले में भाग जाते हैं। अब आते हैं उस रहस्यमयी शख्स पर। सीन चेक किया गया लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिला, बस हल्के फुल्के मैजिक के निशान। कप्तान जो उम्मीद करता है कि ये अनजाना इंसान उनकी साइड ज्वाइन करेगा, लेकिन तभी एक बंदा बोल उठता है, शायद ये कोई म्यूटेंट है, जो तुरंत उसकी बात काट देता है। भाई, इतना ओवरथिंक मत कर। इधर हमारा लड़का पहुंचता है रेडियंट टेम्पल में। उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि परछाइयों में द्वान छुपा हुआ है और उसे ऐसे घूर रहा है जैसे कोई ओवर क्यूरियस स्टॉकर। कुछ दिन पहले की बात है, द्वान ट्रेडिंग सेंटर में वोंग से मिलने आया था। मकसद, चौथे ट्रांसफॉर्मेशन फाइटर का सेट खरीदना। बातचीत के बीच वही औरत जिसे हमारा हीरो पहले रिजेक्ट कर चुका है, अब द्वान को ऐसे देखती है जैसे ये उसका बैकअप रिटायरमेंट प्लान हो। वोंग कैजुअली बताता है कि उनके एक रेगुलर कस्टमर ने वही सेट खरीदा है और वो कोई और नहीं, हमारा एमसी ही है। अब द्वान का दिमाग घनघना जाता है। वो हीरो से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन किस्मत देखो, उस दिन एमसी आने वाला ही नहीं था। वोंग जब आउटफिट का डिटेल बताता है, बस एक सिंपल सा 2 पीस टॉप और पैंट, तो द्वान के अंदर का अलार्म बज उठता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस सेट का रिश्ता उसके मास्टर से है। वो वोंग को पैसे ऑफर करता है ताकि हीरो का पता मिल जाए, लेकिन
वोंग कोई बच्चा नहीं है। उसे शक होता है ये बंदा अचानक यहाँ आ गया ठीक तब जब एमसी ने इस आउटफिट को बेचने की बात की थी। क्या ये सब सेटअप है या सिर्फ अजीब इत्तेफाक? खैर, वोंग इतना स्मार्ट है कि तुरंत सब कुछ नहीं उगलता। वो बहाना मारकर टाइम पास करता है ताकि पहले एमसी को कॉल कर सके। जैसे ही द्वान निकलता है, वोंग का शक और बढ़ जाता है। वो उस नाक घुस औरत से अपनी चिंता शेयर करता है और वहीं से एक बड़ा खुलासा होता है। हमारे एमसी के पेरेंट्स बस औसत से 2 स्टार प्रोफेशनल थे जो एक हादसे में गायब हो गए, उसे अकेला छोड़कर। बाद में एमसी ने स्कूल ज्वाइन किया और 18 की उम्र में एक 1 स्टार प्रोफेशन जागृत किया। अब दिक्कत ये है, ऐसे बैकग्राउंड वाला लड़का आखिर ये हाई क्वालिटी आइटम्स ला कहां से रहा है? ना तो यूई की गिल्ड उसकी मदद करती है। तो फिर 2 ही चॉइसेस बचती हैं, या तो उसने चोरी की है या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ फंस चुका है जो उसकी लीग से बहुत बहुत ऊपर है। कट टू रेडिएंट टेम्पल। द्वान अपनी जासूसी मिशन जारी रखता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लड़का जो अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म से निकला भी नहीं लगता, कैसे उस सीक्रेट रियलम की इन्वेजन को रिपेल कर पाया, जबकि उसका खुद का मास्टर एक टॉप टियर पावर हाउस उस बॉस के सामने हार चुका था। खैर, द्वान कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। उधर हमारा हीरो देखता है कि दूसरे फाइटर्स मॉन्स्टर्स से जूझ रहे हैं। वो अपना गियर बदलना शुरू करता है। द्वान अपनी सांस रोक लेता है। अब आएगा धमाका, शायद चमकदार आर्मर, शायद कोई डिस्ट्रक्शन का ऑरा। लेकिन ट्विस्ट यही है, हमारा हीरो बदलने के बाद भी दिखता कैसा है? बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा।